हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर के डालमिया भारत से रिलेटेड, क्योंकि डालमिया भारत ने एक्चुअली एक्वायर कर लिया है जेपी सीमेंट को। अब जेपी सीमेंट को जो उन्होंने एक्वायर किया है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 9.4 MTPA यानी कि मिलियन टन पर एनम। एंड ये उन्होंने जो एक्विजिशन करी है वो करी है 5,666 करोड़ में। अब ये एक्विजिशन डालमिया भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि डालमिया भारत इस एक्विजिशन से थर्ड नंबर पे कैसे आ सकता है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये भी जानेंगे कि सीमेंट सेक्टर का आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप प्लीज यूज करें हमारा कूपन कोड विंटर, जहां पे आपको मिलेगा 40% तक का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर। और क्योंकि विंटर है तो साथ ही एक फ्री हुडी भी मिलेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज यू कैन। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे एंड सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एक्विजिशन क्या है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है डालमिया भारत को। एज ऑलरेडी सेड कि उनको 9.4 MTPA की कैपेसिटी तो ऑफकोर्स मिलेगी ही। अब डालमिया भारत की जो खुद की कैपेसिटी है दैट इज 37 MTPA। एंड इस एक्विजिशन के आने के बाद ऑफ कोर्स कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डालमिया भारत को इस एक्विजिशन से मिली है वो है सेंटर के रीजन में एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिखेगा। तो 2012 में अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा था कि जो डालमिया भारत है उसका जो एग्जिस्टेंस था वो साउथ रीजन में था, जहां पर वो 9 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से अपनी कैपेसिटी को रन करते थे, प्रोड्यूस करते थे। एंड आज की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफी अच्छे अपने आप को एक्सपैंड किया है इन इंडियन रीजन एज ए होल। एंड उन्होंने साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट का भी टू कुछ सम एक्सटेंट अगर हम बात करें तो उन्होंने केटर किया है। नॉर्थ और सेंटर उनके लिए अभी भी मेजर मिसिंग था। तो ऑफ कोर्स इस एक्विजिशन से जो मेजर मिसिंग थी वो पूरी होती है एंड उनको सेंटर का एक रीजन मिलता है। एंड उनकी अभी कैपेसिटी जहां 37 है, 9.4 और ऐड होने से कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात आता है कि सेंटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वहां का यूटिलाइजेशन काफी अच्छा है। यूटिलाइजेशन से मेरा मतलब होता है कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन में उसमें कैपेसिटी कितनी है उस रीजन में उस प्रोडक्शन की एंड हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास एक्चुअली यूटिलाइजेशन आती है। अगर मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ रीजन में सबसे ज्यादा हमारे पास यूटिलाइजेशन है, लेकिन उसके बाद जो हमारे रीजन है वो है सेंटर का 79% के साथ। तो क्यों कोई कंपनी उस रीजन को एक्वायर नहीं करना चाहेगी। ऐसा नहीं था कि डालमिया भारत के पहले सेंटर में कुछ वो यूनिट्स जा नहीं रहे थे, बट द पॉइंट इज दैट उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पर नहीं था जो उनको इस एक्विजिशन से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये थर्ड नंबर पे कैसे आएगा। हम सबको पता है कि अभी फिलहाल नंबर 1 पे अल्ट्राटेक है, नंबर 2 पे क्योंकि अडानी ने एसीसी और अंबुजा को एक्वायर कर लिया था तो नंबर 2 उनके पास आ चुका है, नंबर 3 पे श्री है। अब फाइट हो रही है श्री और डालमिया भारत का जेपीसी के साथ जो उन्होंने एक्विजिशन किया है, इन दोनों के बीच में कि अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा। तो इसको हम समझते हैं। श्री सीमेंट की जो अभी की कैपेसिटी है दैट इज 47.4 मिलियन टन पर एनम। एंड उनका ये मानना है कि आने वाले समय में इन अनदर लाइक 23-24 के एंड तक वो इस कैपेसिटी को इंक्रीज कर ले जाएंगे 56.4 मेट्रिक टन पर एनम। अब हम बात करते हैं डालमिया भारत की। डालमिया भारत की करंट 37 है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम सेम पीरियड में ही 23-24 में हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर और ये पूरा उनका एक्सपेंशन प्लान है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो पहुंच जाएंगे 49 MTPA पे। तो अगर 49 MTPA का जो एक्सपेंशन प्लान इटसेल्फ डालमिया भारत का है प्लस 9.4 जो उन्होंने जेपी का टेक ओवर किया है, तो जहां श्री सीमेंट आने वाले टाइम में टारगेट कर रहा है 56.4 की कैपेसिटी, तो वहीं पर डालमिया भारत एक्चुअली टारगेट कर रहा है 58.4 की कैपेसिटी इन द सेम टाइम पीरियड। ये दोनों ही जो नंबर्स हैं ये मैनेजमेंट ने ही दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली आने वाले 2 साल में डालमिया भारत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है श्री सीमेंट को एज अ थर्ड पोजीशन नंबर प्लेयर रिप्लेस करने की। अब बात आती है कि क्या श्री सीमेंट थर्ड पोजीशन अपनी लूज कर देगा। श्री सीमेंट इनऑर्गेनिक ग्रोथ में बिलीव नहीं करता। तो देखो ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक ग्रोथ श्री सीमेंट का एक एजेंडा है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जब क्या कहते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड ने बात करी थी श्री सीमेंट के क्या कहते हैं लोगों से, तो उनको ये पता चला दैट श्री सीमेंट वाज एक्चुअली लुकिंग टू एक्वायर जेपी, बट उन्होंने जेपी को सिर्फ इस वजह से एक्वायर नहीं किया क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस सेंट्रल रीजन में था, वेयर एज श्री सीमेंट का जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी सेंट्रल रीजन में था।
एक चीज तो हमें इससे डेफिनेटली पता चलती है कि सीमेंट प्लेयर्स के लिए ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर उनके पास मेजर रीजन कवर्स होंगे तो उनके बिजनेस के लिए वो उतना ही बेटर होगा, बिकॉज हर रीजन की अपनी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें समझ में आ गया अल्ट्राटेक और अडानी तो है ही, थर्ड प्लेस के लिए ये दोनों कैसे compete कर रहे हैं एंड डालमिया भारत धीरे धीरे अपने रीजन्स को कैसे कवर कर रहा है। बट अब हम समझते हैं कि सीमेंट सेगमेंट अगर हम आज की बात करें तो आगे आने वाले टाइम में क्या हमें ग्रोथ शो कर सकता है। सो यू सी Q2 में सीमेंट सेगमेंट जो था या जो सीमेंट इंडस्ट्री थी एज अ होल, उन सभी के मार्जिन बहुत सबड्यूड थे, बहुत इंपैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट है हमारा वो बहुत ज्यादा था। एंड इनपुट कॉस्ट से यस मेरा मतलब है हमारे एनर्जी प्राइसेस का ही। तो उनका जो भी एक मेन इंग्रेडिएंट है, पेटकोक है या जो और भी जो इनके इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं या एनर्जी में जो चीजें यूज होती हैं, उसके कारण उनके मार्जिन इंपैक्ट हुए। बट अब पॉइंट ये है दैट सितंबर से नवंबर में सीमेंट प्राइसेस तो बढ़े हैं, लेकिन ये जो एनर्जी प्राइसेस है ना, जो उनके की इनपुट्स हैं, उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है ओवर द लास्ट 7 वीक्स। क्रूड या गैस इनके तो प्राइसेस थोड़े बहुत कम हुए ही हैं, लेकिन जो हमारा इंपोर्टेड कोल है उसके भी प्राइसेस जो है वो 20% से मंथ ऑन मंथ नवंबर में रिड्यूस होते हुए हमें दिखे हैं। तो मतलब जो हमारा फर्स्ट हाफ था 23 का, वो बेशक Q2 मतलब Q1 एंड Q2 इतना इंप्रेस नहीं कर पाया सीमेंट इंडस्ट्री का, बट अगर हमारे इनपुट कॉस्ट ही कम हो जाते हैं तो Q3 एंड Q4 हमें काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगने लगते हैं। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सीजनल फैक्टर या जो एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ी थी वो अभी हम कम होते हुए देख सकते हैं। तो होता क्या है, अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन्स तो सीधा इंपैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतना क्विकली प्राइस ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट ये रिवर्स में भी होता है, अगर एकदम से इनपुट कॉस्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो मार्जिन्स भी, मतलब जो हमारे प्राइसेस हैं वो एकदम से नीचे नहीं आते, तो हमारे मार्जिन्स में एक हमें अच्छा एक रिकवरी देखने को मिल जाती है जो कंपनीज को बेनिफिट देती है। सो इससे हमें ये पता चलता है दैट डालमिया भारत इज कंटेंडिंग टू बी अ वेरी गुड सीमेंट प्लेयर एंड सीमेंट इंडस्ट्री एज अ होल इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ल्यूक्रेटिव। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से सीमेंट स्टॉक को आप फंडामेंटली और देख रहे हैं या कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में हमें आगे आने वाले टाइम में एक रिकवरी देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाएं, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू ऑल स्टॉक्स, विद रिगार्ड्स टू ऑल सेक्टर्स मिल जाएगी, जिससे कि आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये सीमेंट सेक्टर के ऊपर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी सीमेंट सेक्टर का आउटलुक और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।